चोर पैसा लूट के भाग गया। आई नेवर बोरोड वन नया पैसा। लेकिन क्या ये सच है? द किंग ऑफ गुड टाइम इज रियली अ मिसअंडरस्टूड विक्टिम, या फिर इस स्टोरी में कुछ और सच्चाई है? एक ऐसी कहानी जहाँ हीरोज विलन बन जाते, विलन्स हीरो बन जाते और सच झूठ की इस खिचड़ी में हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चाय विद चेतन के इस एपिसोड में हम फैक्ट्स चेक करेंगे विजय माल्या के क्लेम्स जो उन्होंने रिसेंट एक वायरल पॉडकास्ट पे किए थे। सो हे गाइस, दिस इज चेतन, वेलकम टू चाय विद चेतन। You remember? Ooh la 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 le le oh. Yeah. Only Kingfisher and Malia. तो चलिए शुरू करते हैं माल्या साहब के दो बड़े दावों जिन पर पूरा मामला टिका हुआ है। पॉडकास्ट में उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, मैं चोर नहीं हूँ और मैंने कभी पैसा चुराया नहीं है। एंड बैंक्स डिफॉल्टेड ऑन मी, नॉट द अदर वे अराउंड। मैंने कभी कंपनी से पैसा बाहर नहीं निकाला। ये सब सुनने को तो काफी इमोशनल लगता है बेचारे को काफी गलत समझ लिया गया है। लेकिन क्या रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं? तो चलिए इन लेयर्स के थोड़ी गहराई में चले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सच्चाई थोड़ी अलग है। किंगफिशर एयरलाइंस और उसके रिलेटेड कंपनियों के ऊपर बैंक का डिफॉल्टेड अमाउंट था 6027 करोड़ रुपए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीबीआई के चार्जशीट में साफ साफ लिखा हुआ है। सीबीआई ने उन पर चीटिंग एंड कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए हैं। लेकिन अपने माल्या जी कहते हैं कि उन्होंने पैसा बाहर नहीं निकाला। तो सीबीआई ने 5300 पन्ने की चार्जशीट में लिखा क्या है? ईडी का आरोप है कि माल्या ने जो बैंक से फंड लिए थे उसमें से 3547 करोड़ रुपए को डाइवर्ट किए हैं, यानी कि गलत जगह इस्तेमाल किया है। लेकिन कैसे? एलिगेशन ये है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट लीज रेंटल को ओवर इनवॉइस किया, यानी कि ज्यादा बिल्स बनाए। एक कॉर्पोरेट जेट जो सिर्फ उनके पर्सनल यूज के लिए था, उसके लिए लोन से फंड लिए। और तो और फोर्स इंडिया फॉर्मूला टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल टीम, इन जैसे उनके दूसरे वेंचर्स में भी फंड को ट्रांसफर किया। और ये सब फंड के मिसयूज का मामला है। तो जब माल्या जी कहते हैं कि बैंक्स डिफॉल्टेड ऑन मी या मैंने पैसा नहीं चुराया, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और सीबीआई ईडी के चार्जशीट कुछ और ही कहानी बताते हैं। यहाँ उनका क्लेम थोड़ा सा मैनिपुलेटिव लगता है। सिंपल बात है, जब आप लोन लेते हो और उसका मिसयूज करते हो या फिर उसे रिटर्न नहीं करते हो तो आप डिफॉल्ट कहलाते हो, ना कि बैंक डिफॉल्ट कहलाता है। अब आते हैं उनके दूसरे बड़े क्लेम पे जो उन्होंने पॉडकास्ट में बार बार दोहराया है। किंगफिशर एयरलाइन 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से डूबा है। उस मुश्किल वक्त में उन्होंने तब के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी से बात की थी कि मुझे एयरलाइंस को छोटा करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कनेक्टिविटी एंड जॉब्स काफी इंपॉर्टेंट है और बैंक्स आपको सपोर्ट करेंगे। और यही बात माल्या कहते हैं कि उन्होंने मानी और वो क्लेम करते हैं कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो देखो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एक बड़ी सच्चाई तो थी और उसने एविएशन इंडस्ट्री को तो नुकसान पहुंचाया ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो अकेला ही रीजन किंगफिशर के डूबने की वजह थी? माल्या जी ने इस पॉइंट को काफी बड़ा बनाया है, लेकिन रियलिटी थोड़ी पेचीदा है। तो देखो, माल्या जी ने फाइनेंस मिनिस्टर से बात की, ये भी बात सच है। उसमें बैंक सपोर्ट की बात भी हुई थी और किंगफिशर का डाउनफॉल और उसके फाइनेंसेस का बिगड़ना 2008 के बाद शुरू ही हुआ था। लेकिन 2010 और 2013 के बीच में ये काफी तेजी से बढ़ा। जब माल्या जी को बैंक से सपोर्ट मिल रहा था तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये पाया कि उस समय किंगफिशर एयरलाइन से फंड्स की हेराफेरी हो रही थी, जैसे कि हमने पहले बात की। और एम्प्लॉयज को सालों तक सैलरी नहीं मिली थी, वेंडर्स के बिल्स पेंडिंग थे, एयरपोर्ट्स के ड्यू चार्जेस पेंडिंग थे। और इसी वजह से 2012 के बाद एयरलाइंस का कोलैप्स होना शुरू हुआ एंड आखिर में ऑपरेशंस बंद हो गए। तो जरा देखोगे तो ये कोई 2008 के बाद का तुरंत नतीजा नहीं था, ये बल्कि कई साल बाद का मामला था। और देखिए, 2010 से लेके 2013 तक किंगफिशर्स के लॉसेस काफी बढ़ते गए। लेकिन इसकी वजह सिर्फ ऑयल की प्राइसेस एंड 2008 के क्राइसिस नहीं थे। किंगफिशर की अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंटरनल फंड ट्रांसफर के वजह से इस एयरलाइन को खोखला कर दिया गया। तो खाली 2008 के ग्लोबल क्राइसिस एंड गवर्नमेंट एडवाइसेस को ब्लेम करना ये काफी मिसलीडिंग स्ट्रेटजी है। ये एक पूरी तस्वीर नहीं है।
किंगफिशर एयरलाइन, आहा, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। एक वक्त था जब इस नाम का मतलब लग्जरी, स्टाइल एंड विजय माल्या का फ्लैम बॉय इमेज। 2005 में लॉन्च हुई किंगफिशर एयरलाइन मींट टू बी इंडियाज लग्जरियस फ्लाइट एक्सपीरियंस, जिसमें गवर्नमेंट मील, लाइव टीवी और पर्सनलाइज्ड एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस थे। इट वाज ऑल अबाउट फ्लाइंग लाइक अ रॉयल्टी, और उनका ब्रांडिंग इतना स्ट्रॉन्ग था कि विद इन अ ईयर दे कैप्चर्ड 20% ऑफ मार्केट। फिर आया 2007 और माल्या ने एयर डेक्कन को एक्वायर कर लिया। उनका कहना था कि ये एक इंडस्ट्री कंसोलिडेशन थी, लो कॉस्ट एयर कैरियर को एक्वायर करके मार्केट शेयर बढ़ाना था। लेकिन सच ये भी है कि इस मूव ने किंगफिशर के लग्जरियस ब्रांड को डाइल्यूट कर दिया था। लग्जरी के साथ बजट थोड़ा मिसमैच होने लगा, और फिर शुरू हुआ असली कहानी का दूसरा चैप्टर। 2009 से 2012 तक द गुड टाइम फेडेड्स, डेब्ट माउंट बनने लगे, सैलरी रिमेन अनपेड फॉर इयर्स, बहुत सारे रूट्स शट डाउन किए गए। जो एयरलाइन प्रॉमिस करती थी बेस्ट एक्सपीरियंस देने का, वो खुद के क्रूज एंड पायलट्स के पेमेंट तक नहीं दे पा रही थी। तो माल्या एडमिट्स में हीरो से विलन तो बन गया, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से नहीं था। ये आंतरिक मिसमैनेजमेंट, काफी बड़ा लोन का पहाड़ बनते जाना एंड फंड का इंटरनल ट्रांसफर, जिसने किंग ऑफ गुड टाइम्स को किंग ऑफ बैड डेब्ट्स में बना दिया। तो सवाल ये भी तो आता है कि माल्या लंदन में ऐश कैसे कर रहा है? अगर कोर्ट में इसके खिलाफ केस चल रही है तो वो इंडिया में आके सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है? ये सवाल हर इंडियन के दिमाग में तो होगा। 3 मार्च 2016 को बैंक्स ने एक्शन लेना स्टार्ट किया ड्यू रिकवरी के लिए। उसी समय माल्या लंदन भाग गए एंड उसके बाद इंडिया ने फॉर्मली रिक्वेस्ट की कि माल्या का एक्स्ट्राडिशन किया जाए 2017 में। उनको अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन बाद में बेल पे उन्हें छूट मिल गई एंड फिर शुरुआत हुई लंबे यूके बैटल की। काफी सालों तक यूके कोर्ट ने एविडेंस को सुना एंड फिर 2018 में यूके कोर्ट मैजिस्ट्रेशन अनाउंसेस एक्स्ट्राडिशन एंड फरवरी 2019 में यूके होम सेक्रेटरी ने इसे अप्रूव भी किया था। तो रास्ता काफी क्लियर था, बट माल्या ने हाई कोर्ट में अपील की ह्यूमन राइट कंसर्न के लिए, claiming potential unfair trial and poor prison conditions in India। 2020 में यूके हाई कोर्ट ने इसके अपील को डिसमिस कर दिया, saying that there was no credible risk to his human rights। एंड उस कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अपील की परमिशन को भी रिफ्यूज कर दिया। So legally speaking, UK court has legally made his extradition, but माल्या अभी भी यूके में है, because despite the court, UK Home Office seemingly not acted on it। एंड ये सारा एक रहस्य ही बन गया है, बट इसकी वजह से माल्या को इंडिया के कानून के हाथों से दूरी मिली है एंड ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है इंडियन अथॉरिटीज एंड बैंक्स के लिए। तो माल्या ने उस रीसेंट पॉडकास्ट पे तो अपनी साइड को दिखाया, लेकिन कुछ साइड ट्रूथ है उनको उन्होंने जानबूझ के छुपाया या फिर कन्वीनियंटली अवॉइड किया। जैसे कि पहली बात, अनपेड एम्प्लॉय। जब वो बात कर रहे थे 2008 के क्राइसिस एंड गवर्नमेंट एडवाइस की, तब वो कन्वीनियंटली भूल गए थे किंगफिशर के अपने एम्प्लॉयज के बारे में बात करना, जो कई महीनों तक, कई सालों तक अनपेड रहे थे। और ये केवल एक बिजनेस ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी बहुत लोगों के लिए थी। दूसरी बात, मीडिया मैनिपुलेशन थ्रू PR। माल्या ने उस पॉडकास्ट में कहा था कि उन्होंने फ्लैम बॉय इमेज के लिए मीडिया से कंप्लेंट भी की थी, बट ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने पर्पसफुली ही वो इमेज बनवाई थी। द किंगफिशर कैलेंडर, द लैविश पार्टी एंड द किंग ऑफ गुड टाइम्स, ये सब कैलकुलेटेड PR स्ट्रेटेजी का काम था। तो उन्होंने मीडिया तब यूज किया जब वो उनके फेवर में था, बाद में उन्होंने मीडिया को ब्लेम करना स्टार्ट किया। तो आप ही बताइए दोस्त, आपको क्या लगता है, क्या माल्या को गलत दिखाया गया है या वो सच में दोषी है? तो हमारी YouTube पोल में पार्टिसिपेट करना भूलना मत, और आपको क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, सच्चाई हमेशा बीच में फंसी हुई होती है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें एंड हिट दैट लाइक बटन एंड ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द चाय विद चेतन।